हाय फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो आजकल इस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट कहती है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही इस स्कीम को लाए, और अपोजिशन वाले कहते हैं कि इसमें पूरा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उल्टा कौन गवर्नमेंट को या पार्टीज को कौन फंडिंग कर रहे हैं इसके बारे में पूरा ही ओपेसिटी है, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह के कंफ्यूजन में आज हम देखते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो करंट इवेंट अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट लास्ट फ्राइडे दैट इज 12th April 2019 directed all political parties to submit to election commission details of donations through electoral bonds in sealed covers। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गई थी कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको स्क्रैप करना है। तो सुप्रीम कोर्ट वो देखते देखते पहले बोली कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर्स में आपको जो जो डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में मिला है उसका डिटेल्स दीजिए। सील्ड कवर में मतलब हमें पता नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को डिटेल पता होगा। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगी तो पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे। तो उसके इसी सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया। अटॉर्नी जनरल इन सुप्रीम कोर्ट हैज आर्ग्यूड दैट वोटर्स हैज राइट टू वोट एंड राइट टू नो अबाउट देयर कैंडिडेट्स बट नो राइट टू नो हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर फंडेड। तो अटॉर्नी जनरल आर्ग्यू कर रहे थे कि वोटर्स के पास राइट टू वोट तो है, वोट करने का अधिकार है और अपने कैंडिडेट के बारे में जानने के अधिकार है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग कर रहे हैं ये जानने की अधिकार नहीं है। क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? नहीं है। एक्चुअली ये स्कीम क्या है, इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम? The Finance Bill 2017 introduced electoral bonds, interest-free bearer bonds like promissory notes that can be purchased from specific branches of SBI, State Bank of India, in a designated 10-day window in every quarter of the financial year। तो ये स्कीम आई थी 2017 के फाइनेंस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। कि इससे पहले गवर्नमेंट का कहना है कि इससे पहले कैश आता था, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कैश में जाता था, तो पता नहीं चलता किसको कौन क्या कितना दे रहे हैं। इसलिए हमने ऐसे किया कि जो भी दे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स के थ्रू दे, और एसबीआई के से इश्यू हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से, ये एसबीआई से आ रहे हैं, इसका मतलब एसबीआई के पास तो इंफॉर्मेशन होगा। द स्कीम which was notified on January 2, 2018 allows individuals and domestic companies to present these bonds issued in multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore to political parties of their choice which have to redeem them, मतलब withdraw them within 15 days। Buyers of the bonds, तो जो खरीद रहे हैं, have to submit full KYC details, know your customer details at the time of buying। SBI के पास बॉन्ड्स जो खरीद रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स होगा, बट द बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट हैज गिवन इट द बॉन्ड्स। सो ये कैविएट है कि पार्टी जो ले रही है बॉन्ड, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको जरूरत नहीं, इसको रिक्वायरमेंट नहीं दिया, कंपलसरी नहीं किया कि आइडेंटिटी बताए कि किसने दिया। तो इसके ये स्कीम है बेसिकली। इस स्कीम का डिटेल इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के साइट पे है, आप देख सकते हैं। तो ये स्कीम ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स करके गवर्नमेंट दे रही है, एसबीआई के थ्रू दिलवा रही है, बीच बीच में एवरी क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में 10 डेज का विंडो देगी, उसी 10 डेज में खरीदना होता है और कोई भी खरीद सकते हैं। ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इस मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं और अपने चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को तो दे सकते हैं। और तो इस डोनर्स का आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगा, लेकिन हमारे लिए एनोनिमस रहेगा, एसबीआई के पास तो इनका डिटेल्स है। सो गवर्नमेंट का कहना है कि एसबीआई के पास डिटेल्स है, इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट है। सो आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल टू रिसीव पॉलिटिकल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एलिजिबल है क्या, सब ले सकते हैं क्या? Only the political parties registered under Section 29A of the Representation of People Act 1951 and which secured not less than 1% of votes polled in the last general election to the House of People, मतलब Lok Sabha और Legislative Assembly, shall be eligible to electoral bonds। So last election में जिनको 1%, कम से कम 1% वोट्स आया, वही एलिजिबल हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेने के लिए। The electoral bond shall be encashed by an eligible political party only through a bank account with the authorized bank।
तो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में SBI के अकाउंट से लिया हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड हो रही है, इसलिए पूरा ही ट्रांसपेरेंट है, ये गवर्नमेंट का कहना है। So what is the maximum amount that can be donated in cash? Before 2017, electoral bond scheme was for the donation of over 20,000. In 2017, government capped the donation limit at 2,000. So on what grounds has the scheme been challenged in court? तो इतना ट्रांसपेरेंट है, बैंक में ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं, कोई ब्लैक मनी नहीं है, कोई कैश ट्रांसैक्शन नहीं है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों किया? The Communist Party of India Marxist and the NGO Association for Democratic Reforms had moved the Supreme Court against the electoral bonds. So इन दोनों को आपत्ति हो गई, क्यों हो गई देखते हैं। The petitioners have stated that the electoral bond scheme has opened the floodgates to unlimited corporate donations to political parties and anonymous financing by Indian as well as foreign companies, which can have serious repercussions on the Indian democracy. So ये कह रहे हैं कि anonymous financing है ये, पब्लिक को कुछ नहीं पता चलता है कि कौन कितना दे रहे हैं, दो ये बैंक ट्रांजैक्शन है लेकिन टोटली anonymous है ये। The scheme, they have said, has removed the caps on campaign donations by companies and have legalized anonymous donations. तो ये भी है इस स्कीम में कि कोई लिमिट नहीं है कंपनीज के ऊपर कि तुम अपने प्रॉफिट में इतना ही दे सकते हो या पीछे 3 साल के प्रॉफिट में तुम 7.5 दे सकते हो। इस तरह के पहले रूल्स थे, वो सारे रूल्स ही हटा दिया, कितने भी अरबों रुपए दे सकते हो, अभी ये कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। This poses a serious danger to the autonomy of the country and are bound to adversely affect electoral transparency, encourage corrupt practices in politics, and have made the unholy nexus between politics and corporate houses more opaque and treacherous, and is bound to be misused by special interest groups and corporate lobbyists. So, ये petitioners का contention है। ये कह रहे हैं कि इस तरह से दे तो किसी को माइनिंग का कोई डील चाहिए या किसी को डिफेंस डील चाहिए, तो वो सीधा पैसे कहीं से ब्राइब करने से बेटर है यही सोचेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में दे देंगे और वाइट हो गया तो हमें डील भी मिलेगी, इनको पैसे भी मिलेगा। तो ऐसा ये सब होने का ये प्रावधान कर रही है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। ये कहते हैं पिटिशनर्स। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्शंस ऑफ द पिटिशनर्स? Ordinary citizens will not be able to know who is donating how much money to which political party, and the bonds increase the anonymity of the political donations. So normal citizens को कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन कितना क्या दे रहे हैं। आपस में तो वाइट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को पता चलेगा, रूलिंग पार्टी को पता चलेगा, SBI को पता चलेगा, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कुछ नहीं पता चलेगा। The requirement to disclose in the profit and loss account the name of the requirement to disclose in the profit and loss account the name of the political party to which a donation has been made has also removed. तो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किसने कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया ये बताने की जरूरत को गवर्नमेंट ने निकाल दिया इससे। With the removal of 7.5% cap on the net profits of the last 3 years of a company, तो इससे पहले रूल ये था कि लास्ट 3 इयर्स में जितना भी प्रॉफिट मिला उसमें मैक्सिमम तुम 7.5% पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकते हो। अब तो वो भी निकाल दिया, कितना भी दे सकते हो, कि मतलब पूरे के पूरे प्रॉफिट भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कॉर्पोरेट फंडिंग हैज increased manifold as there is now no limit to how much a company including loss making ones can donate. So even loss भी आ रहा है फिर भी हम पूरा ही दे देंगे करके दे सकते हैं। This opens up the possibility of companies being brought into existence by unscrupulous elements, primarily for routing funds to political parties through anonymous and opaque instruments like electoral bonds. So companies अगर देना चाहे तो बिल्कुल ही ऐसे नया कंपनी शेल कंपनी स्टार्ट करके उसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दे सकते हैं। टोटली अनोनिमस है ये और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज ही नहीं है। The contribution received by any eligible political party in the form of electoral bonds will be exempt from income tax as per section 13A of the income tax act. ये भी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो मिल रहा है पैसे पॉलिटिकल पार्टी उसमें इनकम टैक्स में भी एग्जाम्पशन दे रहे हैं। सो ये सारे मेन ऑब्जेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट को इन सबको देखना है। डज द इलेक्शन कमीशन एग्री? सो इलेक्शन कमीशन क्या बोलती है इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, इसके बारे में तो नॉट एग्री करती है क्या? नॉट एंटायरली, लेकिन नॉट एंटायरली इसका मतलब कुछ एग्री करती है, बट इट हैज इट्स ओन कंसर्न्स अबाउट द स्कीम। तो क्या है इनका कंसर्न्स? In its affidavit to the Supreme Court filed on March 25, 2019,
The Election Commission said that it had written to the Union Ministry of Law and Justice in April 2017 that certain provisions of the Finance Act 2017 and corresponding amendments carried out in the Income Tax Act, Representation of People Act and the Companies Act will have serious repercussions, impact on the transparency aspect of the political finance and funding of political parties. So इस पिटिशनर्स का जो भी आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन भी अप्रैल 2017 में ही, मतलब ये एक्ट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जनवरी 1 2018 में नोटिफाई हुआ, तो उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बता दी कि इस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है. द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो सेड इन द एफिडेविट, सो ये एफिडेविट किसको दे रही है इलेक्शन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट को. That any donation received by a political party through an electoral bond has been taken out of the ambit of reporting under the contribution report. So political parties को अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इलेक्शन कमीशन को बताने की रूलिंग भी हटा दिया. सो ये भी गलत है. एंड इफ इंफॉर्मेशन ऑन द मनी रिसीव्ड थ्रू सच बॉन्ड्स इज नॉट रिपोर्टेड, इट कैन नॉट बी ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provisions of Representation of People Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. So अगर इलेक्शन कमीशन को पता ही ना चले कि पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशंस को वायलेशन हो रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के लिए, तो ये बात पता ही ना चले तो इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले ही नहीं सकती है, ये बता दी सुप्रीम कोर्ट को. The commission also flagged the issue of laws being changed to allow political parties to receive contributions from foreign companies, which would allow unchecked foreign funding of political parties in India, which could lead to Indian policies being influenced by political companies. So foreign companies भी दे सकते हैं, suppose इंडिया में ब्रांच है तो. तो इस तरह से करने से फॉरेन फंडिंग हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को, और हमारे इंडियन पॉलिसीज के ऊपर फॉरेन कंपनीज का इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे ही पैसे कोई किसी को नहीं देते हैं. सो व्हाट आर द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस इश्यूज? तो इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट है ही है. और गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्यों लाई है ये स्कीम? गवर्नमेंट हैज बीन डिफेंडिंग द स्कीम ऑन द ग्राउंड दैट इट लिमिट्स द यूज ऑफ कैश इन पॉलिटिकल फंडिंग, thus bringing more transparency and provides a shield to donors by granting them anonymity. So गवर्नमेंट कह रही है कि कैश ट्रांजैक्शन होता था पहले, अब हमने वो हटा दिया, इसलिए ट्रांसपेरेंट हो गया. और ये भी कह रही है कि डोनर्स को हम अनोनिमिटी इसलिए दे रहे हैं कि उनको कोई डेंजर ना हो कोई अपोजिट पार्टीज से. It told the Supreme Court in its affidavit that the introduction of the scheme has brought in a marked shift from the old electoral system, which suffered from many lacunas. मतलब पहले वाले सिस्टम में बहुत ऐसे लूप होल्स हैं, उसको हमने कैप कर दिया इसमें. As massive amounts of political donations were being made in cash by individuals or corporates using illicit means of funding, and identity of donors was not known, and the system was wholly opaque and ensured complete anonymity. कह रही है कि पहले ये सारा कैश में होता था, इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं था. अब ट्रांसपेरेंसी इसलिए है कि कैश हटा दिया, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो गया. It argued that all payments made for the issuance of electoral bonds are accepted only by means of a demand draft, check, or through electronic clearing system or direct debit to buyer's account. No black money can therefore be used for the purchase of these bonds. तो black money अब यूज नहीं हो सकती है क्योंकि डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. तो इसका वैसे तो कोई रीजनिंग नहीं है कि ब्लैक मनी थ्रू बैंक जाए तो ब्लैक मनी कैसे नहीं होता है. सो द गवर्नमेंट अंडरलाइन दैट buyers must comply with KYC requirements. So पहले तो anonymously कैश देते थे, अब तो buyers को know your customer requirement fulfill करना है, ताकि SBI के पास तो इनका डिटेल्स है कि कौन दे रहे हैं. And the beneficiary political party has to disclose the receipt of this money and account for the same, and also limiting the time for which the bond is valid ensures that bonds do not become a parallel currency. So पूरे साल ही electoral bond system चलेगी ऐसा नहीं है. हम एवरी क्वार्टर में सिर्फ 10 दिन का विंडो करते हैं ताकि ये पैरेलल करेंसी ना हो जाए. तो ये भी एक पॉजिटिव है, गवर्नमेंट कह रही है. According to government, non-disclosure of the identity of the donor is the core objective of the scheme. So डोनर का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, क्यों नहीं करना? इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द डोनर फ्रॉम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. सो किसी अपोजिशन पार्टी को दिया और रूलिंग पार्टी को नहीं दिया, या रूलिंग पार्टी को दिया अपोजिशन को नहीं दिया, तो बाद में पता चल के एक दूसरे ये कुछ डेंजर ना हो डोनर को, इसलिए हम डोनर का आइडेंटिटी सीक्रेट रख रहे हैं. एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द परचेजर आर ऑलवेज अवेलेबल इन द बैंकिंग चैनल
and may be retrieved as and when required by enforcement agencies. अगर कभी कोई जरूरत पड़े एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसे कोई एनफोर्समेंट एजेंसी सीबीआई या पुलिस या इनको तो इंफॉर्मेशन एसबीआई से मिलेगी ही। तो कैश टू कैश ट्रांजैक्शन हटाने से ट्रांसपेरेंसी आ गया कह रही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं की है इसके बारे में। कंक्लूजन, अभी हम कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? ऑल दिस इयर्स सोर्सेस ऑफ डोनेशंस अबाउट 20,000 वर डिक्लेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक ये था कि 20,000 से ऊपर का डोनेशन है तो कौन दे रहे हैं ये डिटेल्स पॉलिटिकल पार्टीज को देते रहे, उनको देने का रूल था। बट विद दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनीवन, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स कैन डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज एनोनिमसली। लेकिन अब क्या हो गया, एनोनिमसली कितना भी दे सकते हैं। Electoral bonds are a direct attack on people's right to information. Voters cannot make an informed choice if they don't know who is funding political parties. So, अटॉर्नी जनरल का आर्ग्यूमेंट तो गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देते हैं, ये तो मानते हैं हम। तो मुफ्त अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फंडिंग कर रहे हैं तो कुछ तो वो रिटर्न में चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं के लिए काम करते हैं जो दे रहे हैं। अरबों में पैसे दे और मुफ्त में दे और ये लोग कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि किसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है या करने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन ना बताए तो हमारे लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का अटैक है ये। If the argument is that donors' safety will be jeopardized, solution to lawlessness is to improve law and order, not anonymize donors. तो अगर गवर्नमेंट कहती है डोनर्स के सेफ्टी के लिए उनको सीक्रेट रख रहे हैं उनका आइडेंटिटी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर उनका सेफ्टी के प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं है कि डोनर्स का आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहिए। दिस आर्ग्यूमेंट इज लाइक टेलिंग वुमेन टू नॉट टू गो आउट एज देयर सेफ्टी कैन बी एंश्योर्ड। सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज नो प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। ये हमारा कंक्लूजन है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।